हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो पूरे सिस्टम को हमने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है। तो जनरली आरबीएससी में तो सिंगल सा एक टॉपिक दिया हुआ है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन जिसको कहते हैं अपन, है ना। सामान्यतः संवातन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन में जो सांस लेने वाली प्रोसेस होती है, यानी वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में जो गैसीय आदान प्रदान होता है, केवल उसकी बात की हुई है। लेकिन एक्चुअल में अगर पूरी मैकेनिज्म को स्टडी किया जाए रेस्पिरेशन की, तो उसमें मेनली ये 3 स्टेप्स आती हैं। पहला आ जाता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय संवातन, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसीय विनिमय या फिर गैसों का विनिमय आप कह सकते हैं। और तीसरा आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। कितने स्टेप हैं? ये 3 स्टेप हैं जो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को कंप्लीट करती है। कैसे करती है, देखो इनको मैं इन शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 3 स्टेप्स आपने ली है, ये एक्चुअल में है क्या। तो क्या है ये, कि भैया जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई हुई है पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप पूरी मैकेनिज्म को समझ लीजिए इजी वे में। सबसे पहला जो गैसीय एक्सचेंज होता है वो होता है एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में। दूसरा होता है लंग्स और ब्लड के बीच में। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में। तो यहाँ पर आप देख लें, आप ध्यान से समझना कि पूरी जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म या प्रोसेस है ना, वो विसरण पर निर्भर करती है या डिफ्यूजन पर निर्भर करती है। क्यों? उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गैसें जो हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब देखिए कैसे, एनवायरनमेंट में PO2 का मतलब क्या है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब। PO2 का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर मैं एक वर्ड और यूज लेने वाला हूं, PCO2। तो वो क्या हो जाएगा, CO2 का आंशिक दाब हो जाएगा। सबकी वैल्यू क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। सब जगह इनकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी। एनवायरनमेंट में PO2 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 159.5 mmHg होती है। और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पार्शियल प्रेशर देखें तो 0.03 mmHg होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो कि लंग्स में नॉर्मली जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है या ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 45 mmHg या 40 mmHg से 105 mmHg। तो कहाँ ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, अंदर क्या होगा, कम। तो जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से कहाँ गई, लंग्स में गई। क्यों? एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, लंग्स में पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, कम। जैसे ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गई, इस टाइम पर जो आपकी वायु कूपिकाएं हैं उनके आसपास जो रुधिर केशिकाओं का जाल है, उन रुधिर केशिकाओं के
अंदर जो उपस्थित रुधिर है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो लंग्स से ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा, ये जो ब्लड है ये शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा और विभिन्न भागों तक या विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न ऊतकों के जब संपर्क में आएगा तो जब वहाँ ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जब कम होगी तो उस दौरान ब्लड से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, डिफ्यूज कर दिया जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो कोशिकाओं में ज़्यादा होगी, ब्लड में कम। ब्लड से लंग्स में आएगा और लंग्स से एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में देखिए बहुत कम है, 0.03 mmHg। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, पहला नंबर पर ये आपकी पहली स्टेप है, 1 नंबर कौन सी है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। जब एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, वातावरण और फुफ्फुस के मध्य, फेफड़ों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कहते हैं भैया इसको, पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्टेप में देखिए, जब लंग्स और ब्लड के बीच में होता है तो इसे आप कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जब ब्लड और सेल्स के बीच में होता है, यानी ब्लड कैरी करता है इन गैसों को, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब देखें कि जब ब्लड के अंदर PO2 की वैल्यू ज़्यादा है, सेल्स में कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचती है। उसके बाद में सेल्स में होता क्या है, सेल्स क्या करती हैं, तो सेल्स क्या करती हैं, देखिए कि आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, इसके साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 या 38 ATP। सिंपल सा जो सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें जो ऑक्सीजन लग रही है वो यहाँ से आई है, ये वाली, और जो ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जो एट लास्ट एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स, कायदा तो इन 3 स्टेप्स का बनता है कि रेस्पिरेशन में हम ये 3 चीज़ें स्टडी करें, लेकिन RBSc में केवल फर्स्ट स्टेप ही दी हुई है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के बारे में भी इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा समराइज्ड पोर्शन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक लेक्चर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या फुफ्फुसीय संवातन की। अब देखिए सिंपल सी बात है कि फुफ्फुसीय संवातन या संवातन का मतलब क्या होता है। संवातन का मतलब होता है सांस लेना, और सांस लेने में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हमने कहा है ब्रीदिंग वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन। और RBSc में इसी मैकेनिज्म को श्वसन की क्रियाविधि में समझाया है। तो मैंने आपको बताया कि श्वसन की क्रियाविधि में 3 स्टेप्स आती हैं, लेकिन अगर RBSc में क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, तो आपको सीधा और सीधा क्या बताना है, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में बताना है कि सांस लेने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में 2 स्टेप्स होती हैं, कौन कौन सी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में अंतः श्वसन और बहिश्वसन।
ठीक है ना, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन या निःश्वसन भी इसको कहते हैं। तो अंतःश्वसन का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन यानी बहिःश्वसन का मतलब बाहर निकालना, ठीक है ना। अब देखें, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब कि सर ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है हमारे थोरेसिक केज का। किसका डायग्राम है? थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरा। क्या होता है देखिए, आप इस डायग्राम को ये ऐसे समझिए कि ये मेरा थोरेसिक केज है। कैसे? आगे ये जो कॉलर वाली जो यहाँ पर पट्टी होती है, इस पट्टी के पैरेलल समानांतर अंदर की तरफ एक बोन है ना, और इस बोन को आप कहते हैं स्टर्नम या उरोस्थी। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं उरोस्थी, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपकी रहती है ना इस पट्टी के यहाँ, ये है उरोस्थी। जस्ट पीछे की तरफ आपको पता है कशेरुक दंड उपस्थित है, वर्टिब्रल कॉलम। ये रहा भैया कशेरुक दंड, हो गया कशेरुक दंड पीछे की तरफ। आगे क्या हो गई? उरोस्थी हो गई। उसके बाद में देखें कि उरोस्थी और कशेरुक दंड के बीच में, उरोस्थी और कशेरुक दंड के बीच में लंबी लंबी सी अस्थियां हैं आपकी। इन अस्थियों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पसलियां, रिब्स, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख रखा है रिब्स या पसलियां। और इन पसलियों के बीच में विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है जिन्हें कहते हैं अंतरापर्शुक पेशियां। क्या कहते हैं? अंतरापर्शुक पेशियां। यहां पर दो प्रकार की पेशियां आपको ध्यान में रखनी है, EICM और IICM। इसका पूरा नाम है EICM का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यानी आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो दोनों में कॉमन है ना। अंतरापर्शुक पेशियां दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां, और इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कह देंगे आंतरिक अंतरापर्शुक पेशियां। तो मैं केवल यहां पर आंतरिक लिख देता हूं, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। तो दो पेशियों, दो पसलियों के बीच में जो पेशियां पाई जाती हैं वो आपकी बाह्य अंतरापर्शुक पेशी है और आंतरिक अंतरापर्शुक पेशी है। और नीचे की तरफ अपन चले हैं तो नीचे की तरफ आपको ये डायफ्राम दिखने वाला है। डायफ्राम तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना, जो आपकी पूरी शरीर की गुहा को दो भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पोर्शन आपका थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा, और नीचे वाला पोर्शन उदर गुहा। तो इसके नीचे तो उदर गुहा है और इसके ऊपर वाला पोर्शन ये रहा थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा है, ठीक है ना। इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो गई आपकी वक्ष गुहा। तो ये जो पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैविटी आपको दिख रही है, ये आपकी वक्ष गुहा और इसके नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, उससे अपने को अभी कोई लेना देना नहीं है। अब क्या डायफ्राम दो थोड़ी होते हैं? नहीं होते हैं ना, एक ही होता है। ये इसकी पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। कि अगर ये ऐसे गोलाकार फॉर्म में अगर आपको दिखता है तो हम इसको कह सकते हैं डोम शेप डायफ्राम। डोम का मतलब क्या होता है? गुंबद। तो आप कह सकते हो गुंबदाकार होती ना। गुंबद भी तो ऐसी होती है ना, मंदिर मस्जिद के ऊपर ऐसी गुंबद होती है गोल गोल, ठीक है ना। तो गुंबदाकार डायफ्राम हो गया। नीचे देखो आपको बिल्कुल ये एक फ्लैट है, तो इसको हमने कह दिया फ्लैट डायफ्राम या चपटा डायफ्राम, ठीक है ना। तो यानी ये इसकी पोजीशनिंग है, दो अलग अलग डायफ्राम नहीं है। तो पहले मैं आपको जो डायग्राम के सारे लैबलिंग है वो समझा रहा हूं कि इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड, आगे की तरफ आपका क्या है? स्टर्नम, उरोस्थी, दोनों के बीच में क्या है? पसलियां, और पसलियों के बीच में दो विशिष्ट प्रकार की पेशियां हैं, आंतरिक अंतरापर्शुक पेशी और बाह्य अंतरापर्शुक पेशी। और नीचे की तरफ आपको क्या मिलने वाला है? डोम शेप्ड डायफ्राम मिलने वाला है। अब अगर आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन सस्ते में याद करना है, सस्ते में याद करने का मतलब कम मेहनत हो और लंबे समय तक वो चीज़ याद रह जाए, एग्ज़ाम तक याद रह जाए, आज पढ़े और एग्ज़ाम तक याद रह जाए, उसके लिए आपको ये डायग्राम आना चाहिए।
और कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, केवल इस डायग्राम को, डायग्राम में भी आपको सिंपल सी चीजें आपको पता ही हैं, खाली कोई एक दो लेबलिंग जैसे ये अंतरापृष्ठ पेशियां वगैरह याद रखनी है। आगे उरोस्थी होती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, दोनों के बीच में रिब्स होती हैं, है ना, नीचे डायफ्राम होता है, सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना। तो कोई एक दो लेबलिंग छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आप केवल डायग्राम याद रखिए, आपको पूरी मैकेनिज्म याद हो जाएगी। कैसे याद होगी? देखिए, हम बात करेंगे दोनों प्रोसेस की। पहले मैं इंस्पायरेशन की बात करूंगा, फिर मैं एक्सपायरेशन की बात करूंगा। तो हम यहां पर ले रहे हैं इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन की बात करेंगे। अंतःश्वसन कैसे होता है? अंतःश्वसन का मतलब क्या होता है? बाहर से वायु को ग्रहण करना या ऑक्सीजन को अंदर लेना, अंतःश्वसन कहलाता है। देखें, पहली स्टेप आपको याद रखनी है क्या, कि इंस्पायरेशन के अंदर होता है जो आपका बाह्य अंतरापृष्ठ पेशी है, EICM, बाह्य अंतरापृष्ठ पेशी या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले होता है संकुचन। EICM में क्या होता है? संकुचन। अब यहां पर डायग्राम में आ जाइए। EICM कौन सी है? यह पिंक वाली। IICM कौन सी है? व्हाइट वाली। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर, मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर में बनाया है। EICM में संकुचन होगा तो क्या होगा? तो आप ऐसे समझो, ये पसली एक डंडा है, एक कोई डंडा है, ये वाली पसली भी एक डंडा है, और इनको आपने यहां से इस तरीके से दो धागों से, दो डोरियों से बांध रखा है, ठीक है ना। अब क्या होता है? देखो, इमेजिन कीजिए आप EICM को ऐसे ऊपर खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, क्या होगा? ये डंडा ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ये डंडा या ये जो पसलियां हैं ये ऊपर जाएंगी, जो आपकी स्टर्नम है वो कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी, जाएगी ना। इतना सा तो आपको पता है ना कि EICM में जैसे ही संकुचन हुआ, इसको हमने पकड़ के यूं यहां से पकड़ के और ये ऐसे खींच लिया। जैसे आप खींचोगे, ये इससे जुड़ी हुई है रिब्स, ये ऊपर चढ़ेगी, ये ऊपर चढ़ेगी, तो स्टर्नम कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। बस इन्हीं स्टेप को लिखना है आपको। EICM में संकुचन हुआ, क्या हुआ? दूसरी स्टेप, जो पसलियां हैं वो कहां चढ़ेगी? ऊपर की ओर। पसलियां ऊपर की ओर खिसकती हैं। ये लो साहब, पसलियां ऊपर की ओर खिसक गई। पसलियां जब ऊपर की ओर खिसकेंगी तो स्टर्नम का कहां जाएगा? बाहर की तरफ। तो हम यहां पर लिख देते हैं उरोस्थी बाहर की ओर खिसकती है, जाएगी ना थोड़ी सी बाहर की तरफ। अब जब उरोस्थी बाहर की तरफ जाएगी तो सोचो कि जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो इसमें खिंचाव होगा। जब इसमें खिंचाव होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि ये पकड़ के आप जब इसको स्टर्नम को थोड़ा सा ऐसे खींच रहे हो, ये पहले पोजीशन यहाँ थी, फर्स्ट पोजीशन ये रही आपकी, और सेकंड पोजीशन ये रही आपकी। यानी जब ये इसमें खिंचाव होगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, धक्का लग रहा है ना इसको बाहर की तरफ। जब ये बाहर जाएगा तो आप इमेजिन कीजिए ये भी एक धागा या डोरी है, आप इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? डोम शेप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लैट में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, गुंबदाकार डायफ्राम का चपटा हो जाना। जो गुंबदाकार डायफ्राम है वो कैसा हो गया? चपटा हो गया। जैसे ही गुंबदाकार डायफ्राम चपटा हुआ तो देखो, इतनी जगह पहले गिरी हुई थी, ये जगह फ्री हो गई, यहां से ये जगह फ्री हुई क्योंकि ये बाहर की तरफ खिसका। तो सोचो कि थोरैसिक कैविटी जो है ये वाली वक्षीय गुहा, इस वक्षीय गुहा के आयतन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? बड़ी हुई ना। पहले तो ये स्पेस नहीं काउंट हो रहा था, आप यही बता रहे थे, इस कैविटी को बता रहे थे। अब हो गई ये वाली, बाहर से लेके और यहां तक की ये जो कैविटी है आपकी थोरैसिक कैविटी। तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हुआ? बढ़ा। नेक्स्ट स्टेप आ गई आपकी, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, इंक्रीज हो गया।
ठीक है ना। सब आयतन जैसे ही बढ़ा तो इसके अंदर जो वायु के कण थे वो क्या हुए, दूर दूर हो गए। तो उसके मध्य जो दाब लग रहा था उनकी वजह से उस दाब में क्या आई, कमी आई। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो वायु दाब में क्या हुई, कमी। और जैसे ही वायु दाब में कमी हुई तो उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब यानी थोरेसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा में वायुदाब कम हुआ, वातावरण में वायुदाब ज्यादा है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब यानी वातावरण से फेफड़ों में या वक्षीय गुहा में क्या आएगी, एयर आएगी। तो वायुदाब में कमी होते ही आपकी जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई, अंतः श्वसन संपन्न। समझ में आई बात, फिर से समझ लो एक बार। अब ये तो ऐसे आप एक स्टेप को पकड़ोगे बाकी सारी याद हो जाएंगी। EICM में संकुचन हुआ, रिब्स ऊपर की तरफ गई, स्टर्नम बाहर की तरफ गया और जो गुंबदाकार डायफ्राम था वो फ्लैट में कन्वर्ट हो गया। जो वक्षीय गुहा का आयतन है वो बढ़ा, दाब में कमी हुई और दाब में कमी होते ही उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर वायु का प्रवाह होगा और उसकी वजह से इंस्पायरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो ये तो हो गया आपका इंस्पायरेशन। अब कि सर इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन में इतना सारा लफड़ा तो एक्सपायरेशन में कितना सारा लफड़ा, तो कुछ भी नहीं है भैया, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा बता दोगे एक्सपायरेशन में। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है वो सक्रिय प्रक्रिया है। अगर कहीं नीट जैसे एग्जाम में आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या कि इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। कैसे कि आपने एक रबर को पकड़कर खींचा तो खींचने में क्या लगी, ऊर्जा लगी ना, लेकिन आपने जब उसको छोड़ा तो वो रबर वापस अपनी पोजीशन में चला गया। क्या उसको वापस अपनी पोजीशन में करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी। सेम उसी तरीके से इंस्पायरेशन जो है वो एक तरीके की एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन स्वतः या अपने आप ही संपन्न हो जाती है। क्यों, सारी चीजें वापस अपनी जगह पर आएंगी तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ये लिया साहब एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, एक्सपायरेशन में आपको ध्यान में रखना है EICM की जगह अब संकोचन होने वाला है IICM में, है ना। और EICM तो कैसा हो जाएगा, शिथिलित हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। पहले IICM भी यहाँ पर काम करती है लेकिन वो शिथिलित अवस्था में होती है। अब संकुचन किस में हो रहा है, IICM में। तो हम यहाँ पर लिखे IICM में संकुचन। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इंस्पायरेशन समझ में आ गया ना। इंस्पायरेशन की जितनी भी स्टेप्स हैं सारी वहां पर अपोजिट कर दीजिए आप। पहले EICM में संकुचन हुआ, अब IICM में संकुचन हुआ, ठीक है ना। जैसे इसमें संकुचन हुआ यहाँ पर पसलियाँ ऊपर की ओर खिसक रही थी, अब पसलियाँ कहाँ जाएंगी, नीचे की ओर। तो दूसरी स्टेप आ जाएंगी आपकी पसलियाँ नीचे की ओर। पसलियां जब नीचे की ओर खिसकेंगी तो पहले उरोस्थी बाहर की तरफ गई थी, अब उरोस्थी कहां आएगी, अंदर की तरफ। उरोस्थी अंदर की ओर, है ना। और जब उरोस्थी अंदर की ओर आई तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो उरोस्थी जब अंदर आई तो डायफ्राम कैसा था, गुंबदाकार, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर गुंबदाकार डायफ्राम चपटा हो गया था, अब वो वापस अंदर आ गई, अपनी पोजीशन में आ गई है। तो जो फ्लैट डायफ्राम है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, गुंबदाकार में। तो उल्टा कर दीजिए आप, यहाँ पर जो चपटा डायफ्राम है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुंबदाकार डायफ्राम में। चपटा डायफ्राम जो है वो गुंबदाकार में हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो वक्ष गुहा का आयतन है, जो वक्ष गुहा का आयतन यहाँ पर तो बढ़ा था क्योंकि ये गुंबदाकार चपटा हुआ, ये स्टर्नम बाहर की ओर गया। अब सारा उल्टा हुआ है, स्टर्नम वापस अंदर की ओर आ गया, जो चपटा था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, आपका गुंबदाकार में कन्वर्ट हो गया। तो जो वक्ष गुहा का आयतन है, आयतन कम होगा, और जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो वायु के कण कहाँ आ जाएंगे, पास पास,
तो आंशिक दाब या वायु दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो वायु दाब में वृद्धि। और जब वायु दाब में वृद्धि होगी तो क्या होने वाला है, वायु दाब में वृद्धि, इन थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, बाहर कम हुआ, तो अंदर से वायु कहाँ रिलीज कर दी जाएगी, बाहर की तरफ, यानी एक्सपायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं बहिःश्वसन जो है संपन्न हो जाएगा, बहिःश्वसन संपन्न। ये तो बात हो गई आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की। लेकिन आपको क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है कि अगर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भाई श्वसन की क्रियाविधि से आप क्या समझते हैं, तो आपको वो 3-4 स्टेप्स नहीं बतानी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, वो नहीं बतानी है। सीधी आपको बतानी है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन अर्थात फुफ्फुसीय संवातन, ब्रीदिंग, सांस लेना। इस प्रक्रिया को 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है, एक अंतःश्वसन और एक बहिःश्वसन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में बता देना है कि अंतःश्वसन के अंदर गैस को अंदर लिया जाता है, एक्सपायरेशन में त्यागा जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाकर इसकी लेबलिंग करनी है। अब लेबलिंग में कोई हार्ड चीज़ नहीं है। पीछे की तरफ कशेरुकदंड होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, आगे उरोस्थी है, दोनों के बीच में ये 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इन पसलियों के बीच में ये जो पेशियाँ हैं, इन पेशियों के नाम आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। और नीचे डायफ्राम होता है, वो भी आपको अच्छी तरीके से, तो डायग्राम में भी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, इजी वे में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा, आप इसको एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म के थ्रू या प्रैक्टिकल मैकेनिज्म की तरह याद कीजिए कि EICM में संकुचन हुआ है, यहाँ से पकड़ के आपने इसको खींचा तो ये इससे जुड़ा हुआ है, खींचा तो क्या होगा, ये डंडा ऊपर की तरफ आएगा, यानी ये रिब्स जो है, पसलियाँ हैं, वो ऊपर की तरफ आ रही हैं। और जब ये ऊपर की तरफ आएंगी तो स्टर्नम पर बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा, ये स्टर्नम यानी उरोस्थी जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो ये जो गुंबदाकार डायफ्राम है फ्लैट डायफ्राम में कन्वर्ट होगा, और जब ये फ्लैट में कन्वर्ट होगा तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो दाब में कमी आएगी, और दाब में कमी आएगी तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु अंदर प्रवेश करेगी, और इस प्रकार से अंतःश्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जस्ट उल्टा चलोगे आप तो एक्सपायरेशन हो जाएगा आपका। तो आपको खाली एक पॉइंट याद रखना है और उसके बाद में आपकी सारी। अब ध्यान में रखें कि जब क्वेश्चन आता है आपका तो ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम होगा। तो आपको डायग्राम बनाकर, दोनों फ्लो चार्ट बनाकर और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को अलग अलग फ्लो चार्ट में बताकर, और इनके नीचे आपको यही जो मैकेनिज्म है इसकी थ्योरी 3-4 लाइन में आपको लिखनी ज़रूरी है। तो अगर आपने डायग्राम बना दिया, आपने फ्लो चार्ट बना दिया और उसके बाद में आपने 4-4 लाइन की थ्योरी भी लिख दी, तो आपका कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, आने के चांसेस भी हैं, तो ध्यान में रखें आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है।